जरा सोच कर देखिए। मतलब कोई इंसान अपनी जिंदगी के बिल्कुल सबसे बेहतरीन दौर में है, एक शानदार कॉर्पोरेट जॉब, फिटनेस का पूरा ध्यान रख रहा है, जिम जाना, बॉक्सिंग और स्विमिंग करना। हाँ, मतलब एक परफेक्ट रूटीन जो होता है ना, हम्म, एकदम सेट है उसका। बिल्कुल। भविष्य की जो योजनाएं हैं वो एकदम क्लियर हैं। और फिर एक रात अचानक से चक्कर आता है, पैर सुन पड़ जाते हैं और वो इंसान जमीन पर गिर पड़ता है। हाँ, ये सुनने में भी कितना डरावना लगता है। सही में। और अगली बार जब उसे पूरी तरह होश आता है ना, तो वो एम्स के एक ठंडे, एकदम क्लिनिकल ऑपरेशन थिएटर में होता है। उसके सर को एक भारी स्टील फ्रेम से कस दिया गया है। ताकि वो 1 इंच भी ना हिल सके। एग्जैक्टली। और वहाँ गामा नाइफ सर्जरी की जो मशीनें हैं वो कान फाड़ देने वाली आवाज़ें कर रही हैं। उस बाहरी फ्रेम के बीच फंसा हुआ वो इंसान बस एक ही बात सोच रहा है कि क्या वो कभी फिर से पहले जैसा जीवन जी पाएगा। पलक झपकते ही एक पूरी तरह से तयशुदा जिंदगी का नक्शा ही मिट जाता है। वो जो पल होता है ना, वो इंसान के सबसे गहरे भ्रम को तोड़ देता है। क्योंकि देखिए, मानव मस्तिष्क को यानी हमारे दिमाग को अनिश्चितता से सख्त नफरत है। ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल। हम खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए एक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी कर लेते हैं, जहां हम स्थायीपन को, मतलब परमानेंस को, एक गारंटी मान लेते हैं। हम रोज सुबह उठते हैं और मान लेते हैं कि हमारे पास डेकेड्स का वक्त बचा है। कि कल का दिन तो आना ही है ना? हाँ, पर जब अपनी ही बायोलॉजी, अपना ही शरीर अचानक धोखा दे देता है, तो वो जो दीवार है ना, वो पूरी तरह ढह जाती है। लेखक विप्रेश द्विवेदी का यह अनुभव महज एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं था। ये जीवन की असलियत से एक बहुत ही क्रूर लेकिन सीधा आमना सामना था। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार यही है। हम विप्रेश द्विवेदी द्वारा लिखी गई पुस्तक ऑन द लास्ट पेज ऑफ नोटबुक, इसके पन्नों और इससे जुड़े कई और रिसर्च की गहराई में उतर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही जरूरी विषय है। सही बात है। और शुरुआत में ही ये क्लियर करना जरूरी है कि आज की ये चर्चा मृत्यु से डरने, घबराने या निराशा में डूबने के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसके उलट ये डीप डाइव मृत्यु को एक दर्पण के रूप में, मतलब एक आईने की तरह इस्तेमाल करने के बारे में है। एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि हम सच में क्या मिस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एक ऐसा आईना जो हमें ये देखने में मदद करता है कि अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में हम कहाँ खो गए हैं, और एक बिना पछतावे वाला पूरी तरह से सार्थक जीवन कैसे जिया जा सकता है। सोसाइटी ने ना मृत्यु को एक ऐसा टैबू बना दिया है जिसे हम बातचीत से पूरी तरह बाहर रखना चाहते हैं। मॉडर्न दुनिया में हम इसे हॉस्पिटल्स के बंद कमरों में छुपा देते हैं, जैसे कि इसके बारे में बात करना ही बैड लक हो, राइट? बिल्कुल वही। लेकिन फिलॉसफी और साइकोलॉजी दोनों ये मानते हैं कि अपनी मॉर्टैलिटी को, अपने नश्वर होने को नकारना ही हमारे जीवन के सबसे बड़े तनावों का कारण है। जब हम एंड के बारे में सोचने से बचते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि प्रेजेंट में हम क्या खो रहे हैं। ये बहुत डीप बात है। सिर्फ उनकी फिजिकल ताकत नहीं छीनी, उसने उन्हें उस कॉर्पोरेट रेस से भी बाहर कर दिया जिसे वो अपनी पूरी दुनिया मान बैठे थे। और यहीं पर कहानी सबसे बड़ा मोड़ लेती है। किताब का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा झकझोर गया ना, वो उनकी फिजिकल रिकवरी के बारे में नहीं था, वो उनकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल लड़ाई के बारे में था। हाँ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। सही में। मतलब जिस कॉर्पोरेट जॉब के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, अपनी सेहत, अपनी नींद, अपना वक्त, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वहाँ क्या हुआ? जब वो बीमार पड़े तो उस कंपनी ने उन्हें रिप्लेस करने में एक पल भी नहीं लगाया। कॉर्पोरेट दुनिया में किसी को रिप्लेस करना इतना तेज होता है कि आपकी डेस्क पर रखा कॉफी का मग ठंडा भी नहीं होता और आपकी कुर्सी पर कोई नया एम्प्लॉय बैठ जाता है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है ना? हम अक्सर अपनी जिंदगी को एक ऑटो रिन्यूइंग सब्सक्रिप्शन की तरह मानते हैं। हमें लगता है कल अपने आप रिन्यू हो जाएगा, लेकिन जब लेचर से अचानक कैंसिलेशन नोटिस मिलता है तब एहसास होता है कि हम उस विशाल मशीन का महज एक छोटा सा पुर्जा थे। इस तरह के झटके इंसान के भीतर एक गहरा आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा करते हैं। आप बचपन से देखिए, हमें सिखाया जाता है कि हमारी पहचान हमारी नौकरी, हमारे टाइटल्स और हमारे बैंक बैलेंस से है। लोग पूछते भी यही है ना, तुम क्या करते हो? एग्जैक्टली, तुम क्या करते हो? ये सवाल दरअसल तुम कौन हो का सिनोनिम बन चुका है। तो जब विप्रेस से उनका काम और उनकी फिजिकल कैपेसिटी छिन गई तो उनका सामना उस शून्य से हुआ जहां कोई टाइटल नहीं था। एकदम ब्लैंक स्टेट। हाँ, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमारी बाहरी पहचान छिन जाती है तब हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम डिप्रेशन में डूब जाएं
या फिर हम अपनी असली जड़ों को, अपनी रूट्स को वापस खोजें। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। बिल्कुल, वो पेंटिंग और संगीत की ओर वापस लौटे, उन चीज़ों की ओर जिनका किसी प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस रिव्यू से कोई लेना देना नहीं था। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक बीमारी ने वो कर दिखाया जो शायद सालों का मेडिटेशन ना कर पाता। और ये चीज सीधे तौर पर उन कॉमन रिग्रेट से जुड़ती है, उन पछतावों से जो लोग अपने जीवन के अंतिम समय में महसूस करते हैं। हाँ, डेथ बेड रिग्रेट्स पर काफी रिसर्च हुई है। सही कहा। जब हम मृत्युशैया पर पड़े लोगों के एक्सपीरियंसेस पर की गई रिसर्च को देखते हैं तो वहां एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आता है। कोई एक सिंगल इंसान भी ये नहीं कहता कि काश मैंने ऑफिस में कुछ और रातें बिताई होती, या काश मेरे पास एक और महंगी कार होती। एग्जैक्टली। ये कोई नहीं बोलता। उन अंतिम क्षणों में ना इंसान का नजरिया पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। सबसे आम पछतावों में सबसे ऊपर पता है क्या होता है? काश मैंने अपनों के साथ अधिक समय बिताया होता। अगर हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो हम सामाजिक प्राणी हैं। हमारे दिमाग की वायरिंग ही गहरे रिश्तों के लिए हुई है। लेकिन हमारी आज की दुनिया हमें इसके उलट सिखाती है। बिल्कुल। मॉडर्न दुनिया का जो ढांचा है ना, वो हमें शॉर्ट टर्म वैलिडेशन के पीछे भागने के लिए प्रोग्राम कर देता है। हम सोसाइटी में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए उन रिश्तों को इग्नोर कर देते हैं जो असल में हमारी मेंटल हेल्थ का बेस है। इसके बाद दूसरा बड़ा पछतावा जो इस डीप डाइव में सामने आता है वो है कि काश मैंने खुद के प्रति सच्चा जीवन जिया होता। मतलब दूसरों की एक्सपेक्टेशंस वाला नहीं। हाँ, वो जीवन नहीं जो सोसाइटी या परिवार मुझसे उम्मीद कर रहा था, बल्कि वो जो मैं सच में जीना चाहता था। और तीसरा पछतावा बताया क्या है? क्या? काश मैंने ज्यादा रिस्क लिए होते। ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, हम अपनी असलियत को कितनी बार दबा देते हैं ना। इसका एक न्यूरोलॉजिकल रीजन है। हमारा एमिगडाला, जो दिमाग का डर पैदा करने वाला हिस्सा है, वो सोशल रिजेक्शन को एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देखता है। अच्छा, तो मतलब डर बायोलॉजिकल है। हाँ, अगर मैं अपनी पसंद का करियर चुनूंगी जो सोसाइटी की नज़रों में सेफ नहीं है, तो लोग मुझे निकाल देंगे, मुझे रिजेक्ट कर देंगे। ये डर हमें रिस्क लेने से रोकता है। लेकिन जब डेथ सामने होती है तो ये सारा सोशल फियर अचानक बेमानी हो जाता है। क्योंकि तब समझ आता है कि हम जिनको खुश कर रहे थे उनको फर्क ही नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। तब इंसान को समझ आता है कि वो सारी जिंदगी एक ऐसे इनविजिबल ऑडियंस को खुश करने की कोशिश कर रहा था जिसे असल में उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। देखिए, ये बात सुनने में बहुत गहरी और पोइटिक लगती है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुककर एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सवाल उठाना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। फिलॉसफी की किताबें पढ़ना और ये कहना बहुत आसान है कि भाई मटेरियल सक्सेस के पीछे मत भागो, बस अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो और पेंटिंग करो। लेकिन जमीन पर रहकर देखें तो हमें EMI भरनी होती है, बिल्कुल, बिल्स पे करने होते हैं, बच्चों की फीस देनी होती है, और सरवाइव करने के लिए एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा बहुत जरूरी है। जब रात के 11 बजे बॉस का ईमेल आता है ना, तो मौत का डर या जीवन का दर्शन उस ईमेल के डर से हार जाता है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। तो कोई व्यक्ति इस एम्बिशन और इन फिलॉसफीज के बीच रियलिटी में, मतलब ग्राउंड पर, संतुलन कैसे बनाए? ये एक बहुत ही जायज कॉन्फ्लिक्ट है। किताब या कोई भी गंभीर फिलॉसफी एम्बिशन को खत्म करने की वकालत नहीं करती। एम्बिशन ही तो इंसान को आगे बढ़ाता है, नई चीजें इन्वेंट करवाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम एम्बिशन में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम उस पॉइंट में है जहां एम्बिशन हमारी पूरी आइडेंटिटी बन जाती है। हम सक्सेस को अकेले पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की जिद मान लेते हैं। जबकि सक्सेस शेयर करने के लिए होती है। वही न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि अकेले मिली सक्सेस से जो डोपामिन मिलता है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। असली और परमानेंट सैटिस्फैक्शन तब मिलती है जब हम उस सक्सेस को अपनों के साथ शेयर करते हैं। बैलेंस का मतलब बॉस के ईमेल को इग्नोर करना नहीं है। तो फिर क्या है? उसका मतलब है अपनी साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज तय करना कि कब काम खत्म होता है और कब पर्सनल लाइफ शुरू होती है। और ये बाउंड्रीज तय करने का सीधा सा मतलब है ये पहचानना कि कब लैपटॉप बंद होना चाहिए। पर ये भी इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि हमारे आसपास का पूरा कल्चर ही आजकल परफेक्शन पर बेस्ड है। ओह, सोशल मीडिया की वजह से। बिल्कुल। हाँ, हर कोई लिंक्डइन पर अपनी सक्सेस स्टोरीज को बढ़ा चढ़ा कर लिख रहा है। इंस्टाग्राम पर देखो तो हर फोटो पर एक नया फिल्टर लगा है। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का हर पन्ना एकदम स्पॉटलेस हो, बेदाग हो, जबकि ऐसी कोई जिंदगी होती ही नहीं है। वही तो। अगर हम जानते हैं कि परफेक्शन की ये दौड़ ही सारे रिग्रेट्स की जड़ है, तो हम इस साइकिल से आकर बाहर कैसे निकलें? यहीं पर दुनिया के कुछ बहुत ही पुराने और पावरफुल फिलॉसफीज हमारी मदद करते हैं। एक लैटिन प्रिंसिपल है,
मेमेंटो मोरी। मेमेंटो मोरी, इसका क्या मतलब होता है? इसका लिटरल मीनिंग है याद रखें कि आपको मरना है। एंशिएंट रोम में जब कोई जनरल युद्ध जीतकर वापस लौटता था और उसकी बड़ी ग्रैंड परेड निकाली जाती थी, तो उसके पीछे एक दास खड़ा होता था। एक स्लेव? हाँ उसका क्या काम था? हाँ, वो लगातार उसके कान में फुसफुसाता था, मेमेंटो मोरी, याद रखना, तुम केवल एक इंसान हो, तुम भी एक दिन मरोगे। इसका मकसद उसे डराना नहीं था, बल्कि उसके ईगो को, उसके अहंकार को कंट्रोल में रखना था। ओह वाओ, ये तो बहुत गहरा तरीका है ग्राउंडेड रहने का। आज के कॉन्टेक्स्ट में मेमेंटो मोरी एक साइकोलॉजिकल टूल है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये छोटी सी बहस या ट्रैफिक जैम का ये गुस्सा या किसी अनजान इंसान का सोशल मीडिया पर कमेंट सच में इतना मैटर करता है कि हम अपना लिमिटेड वक्त उस पर बर्बाद करें। ये एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है दिमाग के लिए। जब आप चीज़ों को इस मॉर्टैलिटी के चश्मे से देखते हैं ना, तो जो फालतू का शोर शराबा है वो अपने आप गायब हो जाता है। और इसी विचार को और गहराई देने के लिए किताब में जापानीज फिलॉसफी वाबी साबी की भी चर्चा की गई है। वाबी साबी, ये कॉन्सेप्ट आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है ना? वाबी साबी उस परफेक्शन कल्चर के बिल्कुल खिलाफ है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये इम्परफेक्ट, अधूरी और टेम्परेरी चीजों में खूबसूरती ढूंढना सिखाता है। वाबी साबी मॉडर्न दुनिया के कंज्यूमरिस्ट इंजन के खिलाफ एक तरह का विद्रोह है। आज की दुनिया क्या कहती है? अगर कोई चीज पुरानी हो गई है या टूट गई है, उसे फेंक दो और नया ले आओ, चाहे वो कोई गैजेट हो या कभी कभी तो इंसान भी। एग्जैक्टली। लेकिन वाबी साबी हमें किंसुगी आर्ट के जरिए एक नया पर्सपेक्टिव देता है। किंसुगी में जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसकी दरारों को छुपाया नहीं जाता। तो उनका क्या करते हैं? इसके बजाय उन दरारों को असली सोने या चांदी से जोड़ा जाता है। अब वो बर्तन अपनी दरारों और अपनी रिपेयरिंग के साथ पहले से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल और खूबसूरत बन जाता है। ये एग्जाम्पल इंसानी जिंदगी पर भी पूरी तरह से फिट बैठती है। हम अक्सर अपने फेलियर्स को, अपने टूटे हुए सपनों को या अपनी बीमारियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, राइट? हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, जिसे साइकोलॉजी में पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ या पीटीजी कहा जाता है। देखिए, ट्रॉमा हमेशा हमें तोड़ता नहीं है। कई बार जब हम एक गहरे संकट से गुजरते हैं, जैसे विप्रेश का ब्रेन स्ट्रोक, तो हम स्ट्रॉन्गर बनकर निकलते हैं। बिल्कुल, हमारा ब्रेन नए तरीके से सोचना शुरू करता है। हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें नए, ज्यादा फ्लेक्सिबल और मजबूत न्यूरल पाथवेज बनाने में मदद करती है। तो किंसुगी का वो सोना असल में क्या है? वो सोना जो किंसुगी में दरारों को भरता है ना, वो हमारी वो नई समझ और वो नई ताकत है जो हमने उस क्राइसिस से हासिल की है। हर अधूरा सपना एक हार नहीं है, बल्कि वो हमारे डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, अब फिलॉसफी और साइकोलॉजी की ये बातें सुनने में बहुत गहरी लगती हैं, लेकिन इंसान की फितरत है कि वो अच्छी बातें सुनकर कुछ ही दिनों में भूल जाता है और वापस उसी पुराने रूटीन में लौट आता है। ये ह्यूमन नेचर है, हम डिफॉल्ट मोड पर वापस चले जाते हैं। सही बात है। इसलिए विप्रीश की किताब और हमारे बाकी सोर्सेज इस दर्शन को डेली लाइफ में अप्लाई करने के लिए कुछ प्रैक्टिकली एक्शनेबल एक्सरसाइजेस भी सजेस्ट करते हैं। इनमें से एक एक्सरसाइज मुझे, मतलब सच बोलूं तो, थोड़ा अजीब लेकिन बहुत ही असरदार लगी। आप अपनी खुद की यूलोजी लिखने की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एग्जैक्टली। अपनी खुद की शोक प्रशंसा यानी यूलोजी लिखना, मतलब अकेले शांति से बैठकर ये लिखना कि मेरे अंतिम संस्कार में लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर ये साइकोलॉजी के टेम्पोरल डिस्टेंसिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जब आप अपने ही जीवन को आज से 40 या 50 साल बाद के नजरिए से देखते हैं, तो आप प्रेजेंट की छोटी प्रॉब्लम से एक साइकोलॉजिकल दूरी बना लेते हैं। जैसे एक जूम आउट इफेक्ट हो गया। बिल्कुल। जो एक्सेल शीट आज आपको पैनिक अटैक दे रही है, वो आपकी यूलोजी में कहीं मेंशन नहीं होगी। आपकी शोक प्रशंसा में ये तो नहीं लिखा होगा कि इन्होंने अपनी जिंदगी में 3000 घंटे ओवरटाइम किया, या इनके पास सबसे नया आईफोन मॉडल था। हाँ, वहां तो ये लिखा जाएगा कि जब कोई दोस्त मुश्किल में था तो क्या आप उसके साथ खड़े थे, क्या आपने लोगों को माफ करना सीखा। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा ऑनेस्ट होना चाहूंगा। मतलब अकेले बैठकर अपनी ही मौत के बाद पढ़े जाने वाले शब्द लिखना, क्या ये मेंटल लेवल पर थोड़ा डार्क या डिप्रेसिंग नहीं है? कहीं ये इंसान को नेगेटिव ना कर दे? ये एक बहुत ही कॉमन डर है लोगों का, लेकिन इसके रिजल्ट्स बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ये डिप्रेसिंग नहीं है, बल्कि बेहद लिबरेटिंग है, आपको आज़ाद करता है। ये कॉग्निटिव ओवरलोड को कम करता है। आज हमारे दिमाग में एक वक्त पर हजारों चीजें चल रही होती हैं।
तो ये उस शोर को कम करता है। हाँ, जब आप अपनी यूलोजी लिखते हैं तो आप दिमाग पर एक फिल्टर लगा देते हैं। किताब में इसे द जार ऑफ प्रायोरिटीज की एक्सरसाइज से जोड़ा गया है। अगर आपके पास एक लिमिटेड साइज का जार है तो आपको सबसे पहले उसमें बड़े पत्थर डालने होंगे। बड़े पत्थर मतलब हमारी मेन प्रायोरिटीज, जैसे फैमिली, हेल्थ, पैशंस। एग्जैक्टली। अगर आप उस जार को पहले ही रेत और कंकड़ से, यानी सोशल मीडिया का शोर, फालतू के झगड़े, इन सब से भर देंगे तो उन बड़े पत्थरों के लिए तो कोई जगह ही नहीं बचेगी। अपनी यूलोजी लिखना आपको ये क्लैरिटी देता है कि आखिर आपके वो बड़े पत्थर हैं कौन से। ये सच में बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। और इसी मेंटल फ्रीडम से जुड़ा एक और बड़ा एक्सरसाइज है माफ करना, यानी फॉरगिवनेस, खुद को भी और दूसरों को भी। ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को माफ करने का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि तुमने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन यहाँ डीप डाइव के हिसाब से इसका मतलब कुछ और ही है। देखिए, माफ करना कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल जरूरत है। पुरानी कड़वाहटों और नफरत को अपने दिमाग में पाले रखना ना एक तरह का कॉग्निटिव टैक्स है। कॉग्निटिव टैक्स मतलब दिमाग का टोल टैक्स। हाँ, जो आपकी डेली एनर्जी को अंदर ही अंदर चूसता रहता है। जब आप माफ करते हैं तो आप दरअसल उस इंसान को नहीं बल्कि खुद को उस कड़वाहट के बोझ से आजाद कर रहे होते हैं, ताकि आप अपनी वो एनर्जी उन बड़े पत्थरों पर लगा सकें। क्या बात है। और इन सभी एक्सरसाइजेस का जो अल्टीमेट गोल है ना, वो है अपनी एक सच्ची लेगेसी क्रिएट करना। हाँ। हम लेगेसी वर्ड सुनते ही सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा ट्रस्ट छोड़ना है या किसी बिल्डिंग पर अपना नाम लिखवाना है या हिस्ट्री बुक्स में अमर हो जाना है। हाँ, लेकिन किताब कहती है कि ये लेगेसी की बहुत ही नैरो और ईगोइस्टिक डेफिनेशन है। सही बात है। सच्ची लेगेसी उन लाखों करोड़ों छोटे और इनविजिबल मोमेंट्स में बनती है। हाँ। अपनी सड़क पार करते हुए किसी अनजान इंसान की मदद कैसे की, किसी के बुरे दिन में आपके एक छोटे से मैसेज ने उसे कैसा फील कराया, या आपने अपने बच्चों को दुनिया देखने का क्या नजरिया दिया। बिल्कुल यही वो चीजें हैं जो असल में हमारे जाने के बाद पीछे रह जाती हैं। और पता है, दुनिया की अलग अलग कल्चर्स ने इस सच को बहुत ही खूबसूरत तरीकों से अपनाया है। जैसे मेक्सिको के दिया दे लोस मुयर्तोस यानी डे ऑफ द डेड का एग्जाम्पल ले लीजिए। हमारी मॉडर्न सोसाइटी में तो डेथ एक शोक का, एक रोने धोने का विषय है। पर वहाँ लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं ना। हाँ, वहाँ लोग सड़कों पर उतरकर मृत्यु का जश्न मनाते हैं। वो इसे लाइफ के एक नेचुरल साइकिल के रूप में देखते हैं और अपने लव्ड वंस की यादों को म्यूजिक और खाने के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप हिंदू फिलॉसफी में भी देखें तो डेथ को एक एंड नहीं माना गया है, इसे ब्रह्मन में वापसी माना गया है। आत्मा का उस बड़ी एनर्जी में वापस मिल जाना जहां से वो आई थी। और बुद्धिज्म में भी तो लेटिंग गो सिखाया जाता है। हाँ, लेटिंग गो यानी अनासक्ति की कला पर जोर दिया गया है। जब हम इन सभी कल्चर्स को देखते हैं तो एक बात क्लियर होती है कि वो डेथ को एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस यानी एक सामूहिक अनुभव मानते हैं, जबकि मॉडर्न दुनिया ने इंसान को बहुत अकेला कर दिया है। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं ना कि डेथ एक ऐसा धागा है जो हम सबको जोड़ता है, तो हमारा वो अकेलापन कम हो जाता है। हम अपने आसपास के लोगों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव और काइंड हो जाते हैं, क्योंकि एंड में हम सब एक ही नाव में सवार हैं। अगर हम इस पूरी चर्चा विवरिश की किताब के फिलॉसफी और इन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स का समरी निकालें तो पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है। डेथ हमारी लाइफ का कोई विलन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गाइड है, एक ऐसा क्रूर लेकिन सच्चा लेंस है जो हमारी लाइफ से सारा फालतू का कचरा हटा देता है। जो चीजें मैटर नहीं करती ना, वो इस लेंस के सामने आते ही जलकर खाक हो जाती हैं। और जो बचता है वो क्या है? अंत में जो बचता है वो है प्यार। उस करंट मोमेंट में हमारी पूरी प्रेजेंस, जो हमें मिला है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड और एक गहरा पर्पस। जिस इंसान ने अपने अधूरेपन में, अपनी दरारों में शांति पा ली है ना, बस वही असल में पूरी तरह से जिंदा है। क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है, एक छलावा है। इम्परफेक्शन ही सच्चाई है और उसी में जिंदगी की असली गहराई छुपी है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा गहरा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं जिस पर बहुत शांति से सोचने की जरूरत है। जरूर। तो जैसा कि किताब के टाइटल में ही जीवन को एक नोटबुक या किताब कहा गया है, हम इंसान हमेशा इस बात की टेंशन में रहते हैं कि हमारी कहानी का आखिरी पन्ना कैसा दिखेगा, कंक्लूजन क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जो कोरे पन्ने, जो ब्लैंक पेजेस अभी बाकी हैं, वो किसी महान कंक्लूजन या किसी बहुत बड़े ग्रैंड फिनाले के इंतजार में नहीं है? तो फिर वो खाली क्यों है? वो आज के उन छोटे, शांत और अनदेखे पलों से भरे जाने के लिए ही खाली रखे गए हैं।
जीवन की असली मास्टरपीस वो पूरी हो चुकी किताब नहीं है जो किसी शेल्फ पर रख दी जाएगी, बल्कि जीवन का असली सार सिर्फ और सिर्फ अगला शब्द लिखने की उस प्रोसेस में है। पूरी अवेयरनेस, पूरी ऑनेस्टी और शांति के साथ सिर्फ उस अगले शब्द पर ध्यान देना, बस वही असली जीवन है।